नमस्ते सत श्री अकाल. केम છો તમે? મજામાં ને? કશે આહાत तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine. Very good. So, today I'm going to teach you 8th standard history, 4th lesson, the freedom struggle of 1857. तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 4th हिस्ट्री का लेसन है 1857 का जो फाइट था उसके बारे में, क्या क्या स्ट्रगल किया था लोगों ने फ्रीडम के लिए. इन 1857 a great struggle took place in India which completely shook the British government. अब ये जो 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल था लोगों इंडिया में, तो उन लोगों ने वो जो उनका स्ट्रगल था उसने पूरे ब्रिटिश लोगों का जो गवर्नमेंट था उस गवर्नमेंट को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था. द स्ट्रगल डिड नॉट अराइज ऑल ऑफ अ सडन. अभी ये जो फाइट है, ये जो लड़ाई है हमारे इंडियंस लोगों की ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, तो वो एक ही दिन में शुरू हो गई क्या? नहीं. तो वो ऑल ऑफ सडन ऐसा शुरू नहीं हुआ है. उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है कि ये क्यों स्टार्ट हुआ. अर्लियर एज वेल मेनी सच स्ट्रगल्स टुक प्लेस इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश. इसके पहले भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हो चुके थे हमारे इंडिया को फ्री करने के लिए ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, अगेंस्ट द ब्रिटिश यानी ब्रिटिशों के खिलाफ. The scope of the struggle of 1857 and its background was taken into consideration by V.D. Savarkar in his book The Indian War of Independence. तो ये जो स्ट्रगल है ना ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो इंडियन लोगों ने किया हुआ था, तो ये जो स्ट्रगल है उसको जो वी.डी. सावरकर है, वी.डी. यानी विनायक दामोदर सावरकर. अगर आप लोगों को एग्जाम में नाम पूछा गया ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वी.डी. सावरकर, तो आप लोग लिखोगे विनायक दामोदर सावरकर. तो उनके आगे ना स्वतंत्र वीर भी लगाते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें स्वतंत्र वीर सावरकर भी कहते हैं. जनरल नॉलेज है, एग्जाम में पूछ सकते हैं. मैंने जैसे कि आप लोग को कहा है कि अभी आप लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज में से ही सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को बुक में से भी सवाल पूछे जाएंगे. या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को ये डैश डैश इन हिज बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 आ सकता है. तो उसका आंसर आएगा वी.डी. सावरकर, या फिर वी.डी. सावरकर इन हिज बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये भी आपको आ सकता है, या फिर आंसर इन वन सेंटेंस में भी आ सकता है. द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये उनके बुक का नाम था. लेटर मेनी रिवॉल्यूशनरीज गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम इट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. और ये बुक लिखने के बाद बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिला आज़ादी पाने के लिए, और वो लोग भी ब्रिटिश के अगेंस्ट यानी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने लगे. स्ट्रगल बिफोर 1857, अभी 1857 के पहले का क्या स्ट्रगल था? At every place where the British rule was established in India, the local people had to bear the ill effects of British government. अभी जहाँ जहाँ पर भी ये लोग ब्रिटिश लोगों का जो रूल था, तो उनके रूल के हिसाब से जो इंडिया में चल रहा था, जिन जिन जगहों में द लोकल पीपल, तो वहाँ के जो कॉमन पीपल है, जनता जो थी, उन लोगों को ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत सारे बुरे इफ़ेक्ट्स, इल इफ़ेक्ट्स, यानी उन लोगों का जो ट्रीटमेंट होता था ना उन लोगों के साथ में का बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे ये लोग. किन लोग के साथ? इंडियन लोगों के साथ. द इंडियंस स्टार्टेड फीलिंग दैट दे आर एक्सप्लॉइटेड इन एवरी स्ट्रेटा ड्यू टू द कंपनीज रूल. अभी इंडियन लोगों को भी ये एहसास होने लगा था कि ये जो कंपनी आई है ब्रिटिश लोगों की, जो हमें रूल कर रही है,
तो ये लोग हम लोगों का क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है। कभी भी क्या होता है ना, शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि अरे हाँ, ये लोग तो भाई ऐसे ऐसे करके आए। वो लोग कैसे बिजनेस करने के लिए आए भाई, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग खाली बिजनेस करना चाहते हैं इंडियन लोग के साथ में। ऐसा कर करके इन लोगों ने धीरे धीरे हमारे राजाओं को कब्जे में कर लिया, और हमारे इंडियन लोग तो भोले ही थे, तो तुरंत वो ब्रिटिश के लपेटे में आ गए, और इस तरह से उन लोगों को फंसा फंसा कर इन लोगों ने हमारे देश पर कब्जा किया। अगर इसके पहले की आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों को इसका सारा नॉलेज होगा। जैसे कि मैंने आप लोग को कहा है कि अगर आपको अभी का समझ में नहीं आ रहा है तो पहले से हिस्ट्री देखना शुरू कर दो। ओके, गुड। नाउ अभी देखते हैं यहाँ पर डू यू नो में इन्होंने क्या दिया हुआ है। डू यू नो पाइका रेबिलियन। अभी जो पाइक लोग थे ना, पाइक लोगों ने भी ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में उठाव किया हुआ था। तो क्यों उनके अगेंस्ट उन्होंने उठाव किया? फ्रॉम मेडिवल टाइम्स देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ पाइकाज एग्जिस्टिंग इन ओडिशा। अभी जब मध्ययुगीन भारत जब था, तभी उस समय में ओडिशा में पाइकाज सिस्टम अवेलेबल था, एग्जिस्ट था। The standing army of various independent kings were known as Paikas. अंडरलाइन करो इसको। द स्टैंडिंग आर्मी, वो लोग क्या थे? सैनिक लोग थे। किनके? इंडिपेंडेंट राजास के, जिन्हें कहते थे पाइकास। ठीक है। रेंट फ्री लैंड्स वेर ग्रांटेड टू देम फॉर कल्टीवेशन बाय द किंग। अभी वो जो उनके राजा होते थे ना, वो उन लोगों को जमीन देते थे खेती बाड़ी करने के लिए, और उसका कोई भी वो चार्जेस नहीं लेते थे। ठीक है। तो द पाइकास अर्न्ड देयर लिवलीहुड थ्रू इट। तो उन लोगों को जिंदा रहते थे वो किसके ऊपर? इस कल्टीवेशन के ऊपर, इस खेती के ऊपर ये लोग जिंदा रहते थे। कौन? पाइकास। पाइकास लोगों को खेती करने के लिए जमीन किसने दी थी? उन लोगों के राजा लोगों ने दी थी। लेकिन इन रिटर्न, उसके बदले में, दे वेर सपोज टू स्टैंड बाय द किंग्स साइड इन केस ऑफ इरप्शन ऑफ वॉर। तो इसके बदले में अगर कोई भी मारामारी होती है या वॉर होता है, तो ये जो पाइकास लोग हैं वो लोग राजा से मिलकर उस लड़ाई में, उस वॉर में शामिल होंगे। यानी एक सैनिक की तरह उन लोगों का आपस में एक डील था। हम तुम लोग को जमीन देते हैं, तुम लोग खेती बाड़ी करो और आराम से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कभी लड़ाई का मौका आया तो हम लोगों के सामने लड़ने के लिए आप लोगों को हमारे साथ आना होगा। ये उनका कंडीशन होता था। ठीक है। और याद रखना, ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इन 1803 या फिर 1803 द इंग्लिश कॉन्कर्ड ओडिशा। अभी 1803 में ये जो ब्रिटिश लोग थे ना, उन लोगों ने, इंग्लिश लोग थे, उन लोगों ने ओडिशा को जीता। दे टुक ओवर द हेरेडिटरी रेंट फ्री लैंड्स ग्रांटेड टू द पाइकास। अभी उन लोगों ने क्या किया? जैसे ही उन लोगों ने वहाँ पर जीत हासिल की, तो उन लोगों ने ये जो पाइकास लोगों का जो हेरेडिटरी रेंट का जो फ्री लैंड होता था, उसे उन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। दिस मेड द पाइकास एंग्री। और इस वजह से जो पाइकास लोग थे वो लोगों को बहुत गुस्सा आया। अभी जिस पे खेती बाड़ी करके वो लोग खा पी कर जिंदा रहते थे, अगर वही जमीन उन लोगों ने उनसे छीन ली तो फिर उन्हें गुस्सा तो आएगा ही, नेचुरल है ना ये। सिमिलरली कॉमन मैन्स लाइफ हैड ऑल्सो बिकम मिजरेबल बिकॉज ऑफ राइज इन सॉल्ट प्राइस ड्यू टू टैक्स इम्पोज्ड ऑन इट बाय द ब्रिटिश। और इसके साथ साथ ये जो ऑर्डिनरी पीपल लोग थे, जो कॉमन लोग थे, उन लोगों का भी लाइफ बहुत ही मुश्किल हो गया था।
क्यों मुश्किल हो गया था, अंडरलाइन करो इसको। एक्चुअली ये अलग सवाल होगा, ये अलग जवाब है। पाइकास लोगों को क्यों गुस्सा आया था, अगर ये सवाल आप लोग को पूछा जाएगा तो उसका जवाब आप लोगों को ऊपर दिया हुआ है। अभी कॉमन जो लोग थे उन लोगों के लिए जीना हराम क्यों हो गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों ने सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगाया था। अभी टैक्स लगाना यानी क्या, वो लोग कितना टैक्स लगाते हैं उसके ऊपर। अगर 1 रुपए का सॉल्ट मिलता है तो 1 रुपए का टैक्स लगाएंगे तो सॉल्ट का कीमत हो गया 2 रुपया। तो 2 रुपया देना बहुत मुश्किल हो जाता था लोगों को, भाई नमक के लिए इतना पैसा कहाँ से दे, ऐसा होता था। फिर इम्पोज्ड ऑन इट बाय द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश लोगों ने नमक के ऊपर भी टैक्स लगाया था। इसके लिए जो आम लोग थे उनका जीना दूभर कर दिया था इन लोगों ने। This resulted in an armed rebellion of Paikas against the British in 1817, और इसका ही नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश लोगों के खिलाफ ये जो पाइकास लोग थे उन लोगों ने आंदोलन किया। ठीक है, उन लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, उठाव किया, उनके खिलाफ उठाव किया कि आप लोगों का जो भी आप करते हैं वो हम लोगों को एग्री नहीं है, हम लोग आप लोगों से कुछ भी एग्री नहीं करते। बख्शी जगनबंधु विद्याधर लेड दिस रिवॉल्ट, तो ये जो रिवॉल्ट था, ये जो उठाव था, उसका लीड किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था, तो बख्शी जगनबंधु विद्याधर जी ने किया हुआ था। और ये जो पैराग्राफ है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ओके, तो अभी देखते हैं भाई आगे, जहाँ पर हम लोगों का इनकम्प्लीट रह गया था तो वहाँ से अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो द इंडियन स्टार्टेड फीलिंग दैट दे आर एक्सप्लॉइटेड इन एवरी स्ट्रेटा ड्यू टू द कंपनीज रूल, तो अभी ये जो इंडियन लोग थे उन लोगों को भी समझ में आने लगा था कि ये जो ब्रिटिश रूल है ये हम लोगों को क्या कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, हम लोग को छल रही है। दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट देयर रूल, और इसका ही नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश के खिलाफ जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा होने लगे। फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकम बैंकरप्ट ड्यूरिंग द कंपनी रूल, अभी ये जो फार्मर्स थे यानी शेतकरी लोग थे और कॉमन पीपल यानी सामान्य जनता, सामान्य जो लोग थे, ऑर्डिनरी जो पीपल थे, उन लोगों को वो सब बेचारे कंगाल हो गए इस कंपनी के रूल के कारण। इन 1770 देयर वॉज मेजर फेमाइन इन द बंगाल प्रोविंस, अभी उसी समय में 1770 में बंगाल में बहुत बड़ा दुष्काल आया, यानी सूखा पड़ता है ना, ड्रॉट, तो वो आया। तो But the British ruler were indifferent and insensitive towards Indian people, इतना सूखा पड़ने के बावजूद भी ये जो ब्रिटिश रूलर जो थे उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और न ही उन्हें उसके बारे में कोई ऐसे फिक्र दिखाई दी या फिर ऐसे कोई कंसर्न दिखाई दिया कि अरे लोग बेचारे किस तरह से निकालेंगे अभी इन लोगों का साल, तो वो बोलते ना संवेदन शून्य हो जाना, तो उसी तरह से वो लोग फीलिंग लेस हो गए थे टुवर्ड्स इंडियन पीपल। फ्रॉम 1763 to 1857 द पीजेंट ऑफ बंगाल पार्टिसिपेटेड इन द रेबिलियन लेड बाय सन्यासी फकीर। फिर उसके बाद ये जो बंगाल के जो लोग थे ना, जो सह रहे थे जो ब्रिटिश लोगों की जो तकलीफ़ है वो, तो उन लोगों ने जो सन्यासी और उसके बाद में जो फ़कीर लोगों ने जो भी उठाव किए थे ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, तो वो लोग उसमें जाकर शामिल हो गए। सिमिलर रिवॉल्ट्स टुक प्लेस इन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया। तो यही आंदोलन जो हुआ था, यही जो उठाव कहाँ कहाँ पर हुआ,
एक तो बंगाल में तो शुरू हुआ ही था, प्लस गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया में भी हुआ। उमाजी नाइक ऑल्सो गेव अ स्ट्रॉन्ग फाइट। अभी ये जो उमाजी नाइक थे, इन्होंने भी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट दिया था। ही ऑर्गेनाइज द रामोशी एंड द लोकल यूथ टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने रामोशी बंधु जो थे उन लोगों को और जो यंग जनरेशन था उन लोगों को भी उनके उठाव में शामिल किया। और किसके अगेंस्ट था ये उठाव? तो ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट था। दे ड्रीव अ डिक्लेरेशन एंड अपील्ड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। तो उन लोगों ने क्या डिक्लेरेशन निकाला कि ये ब्रिटिश लोगों के खिलाफ फाइट करो और इन लोगों को यहाँ से बाहर फेंक दो, इनके गवर्नमेंट को यहाँ से निकालो और बाहर फेंक दो। दे इंस्पायर्ड पीपल इन पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर एटसेट्रा। और इनकी ये जो बातें थी उससे पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर के जो लोग थे वो बहुत ही इंस्पायर्ड हो गए थे, यानी उनसे उन्होंने प्रेरणा ली। इन 1832 उमाजी नाइक वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड टू डेथ इन पुणे। उसके बाद में उमाजी नाइक को उन लोगों ने अरेस्ट किया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। कहाँ पर? पुणे में। फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आएगा तो आपको लिखने आना चाहिए। ओके, इसके लिए अंडरलाइन करके रखो। इंडियन ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज ऑल्सो चैलेंज्ड द ब्रिटिश रूल। अभी इंडियन ट्राइब्स यानी कौन? तो इंडिया के जो आदिवासी लोग हैं ना, बैकवर्ड क्लास जो पीपल है उन लोगों को ट्राइब्स कहते हैं, जो जंगल में रहते हैं। आज भी कहीं कहीं पे आप लोगों को दिखाई देंगे ये लोग, ट्राइब्स लोग, ठीक है। तो ये लोग जो है, इन लोगों ने भी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ आंदोलन किया। क्यों उन लोगों ने ऐसे किया? तो देयर लिवलीहुड वॉज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था कि आदिवासी जो लोग होते हैं वो लोग जंगल में रहते हैं और उनका जो लाइफ होता है वो लोग जीते हैं किसके ऊपर? तो जंगल के ऊपर ही उनका खान पान होता है, उनका जीवन होता है। द ब्रिटिश लॉज पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट। और इसके ऊपर ही ये जो ब्रिटिश का जो रूल था, कायदा था, उन लोगों ने उन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाए, पाबंदियां लाई। कॉन्सिक्वेंटली बिहार, कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंड्स ऑफ ओडिशा, संथल्स ऑफ बिहार फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो किसने किसने ब्रिटिश के खिलाफ फाइट किया? तो छोटा नागपुर, गोंड्स ऑफ ओडिशा, संथाल ऑफ बिहार फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। The Gadkaris from Kolhapur and Fond Sawant from Konkan also challenged the British। अभी ये जो गडकरी ब्रदर्स जो थे, जो कोल्हापुर में के थे, और फोन सावंत जो थे, जो कोकन के थे, उन लोगों ने भी ब्रिटिश के खिलाफ चैलेंज किया। Before 1857, some zamindars and royal class from different territories rebelled against the British। अभी देखो धीरे धीरे अभी ये जो रिवॉल्ट है ना वो बढ़ते जा रहा है। अभी जो जमींदार लोग थे, साहूकार लोग थे, उन लोगों ने भी, और जो रॉयल क्लास, जो रिच पीपल थे, उन लोगों ने भी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ उठाव किया। In the army of East India Company, there were many Indian सिपाहीज। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे इंडियन लोग थे जो सिपाही का काम करते थे। दे वेर इल ट्रीटेड बाय द कंपनी। तो जो कंपनी थी वो उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। देयर सैलरी एंड अलाउंसेस वेर वेरी लेस कंपेयर्ड टू ब्रिटिश सोल्जर्स। और ये जो इंडियन सिपाही होते थे उन लोगों की जो सैलरी होती थी, पगार जो होता था,
वो, और उनकी जो अलाउंस होते हैं ना, जो अदर फैसिलिटीज़ भी होते हैं, वो लोगों को ब्रिटिश सोल्जर के कंपैरिजन में बहुत ही कम दिया जाता था। इन 1806 एट वेल्लोर एंड इन 1844 एट बराकपुर द रिवोल्ट टुक अप अ फायर्स फॉर्म, और इसके खिलाफ फिर बहुत बड़ा उठाव हुआ, ये जो ब्रिटिश लोग जो ऐसा भेदभाव कर रहे थे ना उसके खिलाफ। All these rebellions took place in their respective territories. They were local in nature and single-handed. The British forcibly broke down the revolts. अभी ये जो उठावकारी जो लोग थे, all these rebellions जो लोग थे, took place in their respective territories. तो लोग जिन जिन टेरिटरीज में रहते थे, जिन जिन एरियाज में रहते थे, वहाँ पर उन लोगों ने ये उठाव किए हुए थे। दे वेर लोकल इन नेचर एंड सिंगल हैंडेड। तो ये पर्टिकुलर एरिया का ही उठाव होता था, और फिर वो अकेले ही फाइट करते थे, ठीक है। तो सिंगल हैंडेड फाइट होता था इन लोगों का। द ब्रिटिश फोर्सिबली ब्रोक डाउन द रिवोल्ट, और ये जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने जबरदस्ती इन लोगों का ये जो रिवोल्ट था उसको तोड़ दिया। पब्लिक अनहैप्पीनेस वॉज सप्रेस्ड बट इट डिड नॉट वैनिश। अभी टेम्पररीली ये जो पब्लिक का जो अनहैप्पीनेस है वो टेम्पररीली थोड़ा सा दब गया, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ था, गायब नहीं हो गया था। मन ही मन में लोग सोच ही रहे थे इन ब्रिटिश लोगों के बारे में। दिस एंगर बर्स्ट आउट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, और ये जो गुस्सा था वो कभी फटा उन लोगों का, 1857 का जो फ्रीडम फाइट था, फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें इनका गुस्सा जो था वो फट पड़ा। At various places the rebellion took place against the British. अभी हर जगह पे लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ उठाव करना शुरू कर दिया। The discontent in the minds of diverse classes blowed out in the form of the struggle, and its outbreak was in the form of an armed rebellion. अभी ये जो ब्रिटिश लोगों के प्रति जो डिसकंटेंट था लोगों के दिमाग में, और स्पेशली जो डाइवर्स क्लास के जो लोग थे ना, डाइवर्स क्लास यानी हर क्लास के लोग, अलग अलग क्लास के लोग, तो इन लोगों को बहुत ही असंतोष था इन लोगों के लिए, और ये जो उनका जो गुस्सा था ना वो इस रेबिलियन के थ्रू उन लोगों ने ब्रिटिश लोगों पर जताया था। स्ट्रगल एंड द आउटब्रेक वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्म्ड रेबिलियन। तो ये बहुत ही एकदम उग्र गुस्सा बोलते हैं ना वैसा। द कॉजेस फॉर स्ट्रगल ऑफ 1857। तो 1857 में ये जो स्ट्रगल शुरू हुआ उसके पीछे के कारण क्या थे? ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड देयर वेर मेनी किंगडम्स इन इंडिया। अभी ब्रिटिश पीरियड के पहले इंडिया में बहुत सारे किंगडम थे, यानी क्या थे? राज्य थे, ठीक है। वॉट एवर चेंजेस टुक प्लेस एट द सेंटर नेवर अफेक्टेड द विलेज सिस्टम। अभी जो भी वहाँ पर चेंजेस होते थे, तो वो जो चेंजेस होते थे वो विलेज में लोगों का जिस तरह से रूटीन लाइफ चलता रहता था वैसे ही उन लोगों का सिस्टम जो था विलेज का वो चलते रहता था। द विलेज सिस्टम कंटिन्यूड एज इट इज, बट द ब्रिटिश चेंज्ड द प्रिविलेंट सिस्टम एंड ट्राइड टू सेट अप अ न्यू सिस्टम। अभी ये जो ब्रिटिश लोग थे तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इनका जो ये रूटीन लाइफ चल रहा था ना उसको उन लोगों ने चेंज किया और उसको नया बनाने का उन लोगों ने कोशिश किया। लुकिंग एट द चेंजिंग नेचर ऑफ विलेज सिस्टम क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ
instability and insecurity in the minds of the people. अभी ये ब्रिटिश लोग जो थे, वो लोग जो भी चेंजेस ला रहे थे, वो चेंजेस देखकर वहाँ पर जो विलेज में जो लोग रह रहे थे, तो उनके अंदर है ना इनसिक्योरिटी की एक फीलिंग आने लगी और इंस्टेबिलिटी की एक फीलिंग आने लगी कि कहाँ से ये लोग आए, बाहर से लोग, और इन लोगों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना तो छोटे बच्चे को भी समझता है ना। अगर कोई आके उनके घर में घुस गया, छोटा बच्चा, और उसके खिलौने ले लिए, तो उसको गुस्सा आता है ना। हाँ, तो वो सोचता है ना, अरे ये है कौन भाई, मेरे इधर घर में मेरे घुस के मेरे ही खिलौने लेके खेल रहा है करके। तो उसी तरह से इन लोगों को भी फीलिंग आने लगी थी। अभी इकोनॉमिक कॉजेस यानी क्या, अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक कारण क्या क्या थे उसके। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड न्यू रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज देयर इनकम। अभी सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने क्या कहा, उन लोगों को इनकम न्यू रिवेन्यू सिस्टम उन लोगों ने वहाँ पर शुरू किया इनकम का। टैक्सेस वेर फोर्सिबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स। अभी जो फार्मर लोग थे गांव के, उन लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूल करने का काम वो लोग करने लगे थे। कौन? ब्रिटिश लोग। As a result of it, agriculture system collapsed. और इस कारण जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, जो खेतीबाड़ी चल रही थी गांव में, वो पूरी तरह से बंद हो गई। टू सेल द ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया एंड एंजॉय प्रॉफिट वॉज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। तो ऐसा इन लोगों ने क्यों किया? तो ये जो है ना, अपना इंडियन जो बिजनेस है उसको बंद करने का, और जो फॉरेन की जो सामान आएंगे तो उन्हें यहाँ पर लाने का और उसे बेचने का, ये थी इन लोगों की पॉलिसी। दे इम्पोज्ड हेवी टैक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज। और इसके लिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगाए थे। जो लोकल इंडस्ट्रीज थे उन लोगों को भी उन्होंने क्या लगाए थे? टैक्स लगाए थे। वो भी थोड़े थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए थे। द हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वेर ruined। अभी ये जो हैंडीक्राफ्ट यानी जो हस्तकला होता है ना वो, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ों का जो व्यापार होता था, ऑफ इंडिया वेर ruined। तो वो जो थे उनका दिवाला निकल गया बोलते हैं ना, वैसा हो गया उनका। Many Indian artisans became unemployed। और हमारे भारत के जितने भी कारागिर थे वो लोग बेकार हो गए। They had growing discontent in their mind against the British। और इस तरह से उन लोगों के मन में ब्रिटिश के प्रति बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस बढ़ने लगा कि ये लोग कहाँ से आए और इन लोगों ने कितना क्या क्या कर दिया हम लोगों के यहाँ पर आके। सोशल कॉजेस यानी सामाजिक कारण, सोशल कॉजेस। द इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वेर इंटरफेयरिंग इन द कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ इंडिया। अभी ये जो इंडियन लोग थे ना, अभी उन लोगों को ये भी एहसास होने लगा था कि हमारे इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन और कस्टम के उसमें भी ये लोग क्या करने लगे हैं? इंटरफियरेंस करने लगे हैं। ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करो, वो मत करो, हर बात के लिए हम लोगों का परमिशन लो, इस तरह से उन लोगों को परेशान करना। अभी क्या थे वो? सती प्रोहिबिशन यानी सती की जो प्रथा थी। तो सती क्या होता, सती प्रथा क्या होती थी? अगर हस्बैंड अगर मर जाता है, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उनके साथ उनकी जो बीवी होती है ना, उसे बेचारी को पूरी दुल्हन की तरह उसको सजाया जाता था। उसको शादी का जोड़ा जो रहता है ना, वो उसे पहनाते थे। किसे? जिसका पति मर गया है ना, उस लड़की को।
और उसको पूरी दुल्हन की तरह सजा के फिर उसके नाम का जय जयकार करते थे। और वो जो हस्बैंड की जो चिता होती है ना जलाने के लिए उन्हें, तो उस चिता में उस लड़की को बिठाते थे और उसके जो पति था उसका सर होता था वो उसके गोद में रख के उसको बेचारी को उसमें जिंदा जलाया जाता था। अगर वो लड़की मना भी करती थी ना जलने के लिए कि नहीं मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं जलना है, तो भी उसको जबरदस्ती आग में फेंक कर जलाया जाता था। तो ये जो प्रथा थी ना वो बहुत ही बुरी थी, जिसमें औरत को पति के साथ जिंदा जला देना। तो लोगों का क्या मानना होता था ना कि अभी इसका पति मर गया है तो अभी इसके जीवन को कुछ मीनिंग ही नहीं बचा, कुछ अर्थ ही नहीं बचा, तो ये जी कर क्या करेगी पति के पीछे। इसके लिए क्या करते थे, लड़की लोगों को पति लोगों के साथ में जलाकर उन्हें भी उसी चिता में मार दिया जाता था। तो ये थी प्रथा, ठीक है, दिस इज अ रिलीजियन। तो उसमें विडो रीमैरिज एक्ट वेयर करेक्ट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी विडो, एक तो सती की प्रथा उन लोगों ने उसके अगेंस्ट में एक किया, वो अच्छा काम किया उन लोगों ने। और विडो रीमैरिज यानी विधवा जो जिसका पति मर जाता है तो उसे विडो कहते हैं, तो उसका रीमैरिज कराने का उन लोगों ने एक्ट निकाला, ठीक है। बट द इंडियंस थॉट दैट इट इज एन इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ स्टाइल एंड हैंस दे वेर डिससेटिस्फाइड। तो ये जो इंडियन थे तभी उन लोगों ने बोला कि अरे ये जो हमारी प्रथा है उसमें ये लोग, हमारी जो लाइफ स्टाइल है इसमें ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ला रहे हैं, तो इसके लिए उन लोगों में अनहैप्पीनेस आया हुआ था। पॉलिटिकल कॉजेस, अभी क्या थे पॉलिटिकल कॉजेस। आफ्टर 1757 द ब्रिटिश टुक चार्ज ऑफ मेनी इंडियन स्टेट्स। अभी 1757 में बहुत सारे इंडियन स्टेट के ऊपर ब्रिटिश लोगों ने अपना चार्ज ले लिया था, अपने हाथ के नीचे ले लिए थे। लेटर लॉर्ड डलहौसी एनेक्स्ड मेनी प्रिंसली स्टेट्स ऑन वेरियस कॉजेस। अभी ये जो लॉर्ड डलहौसी था ना उसने जितनी भी संस्थानें थी ना वो उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। द नवाब ऑफ अयोध्या वॉज डिथ्रोन्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जो अयोध्या के जो नवाब थे उनको भी उन्होंने डिथ्रोन कर दिया, यानी उनके राजपाट से हटा दिया। क्यों कि वो बराबर से अपना राजसत्ता नहीं चला रहे हैं। Whereas the princely state of Satara, Nagpur and Jhansi were annexed through the doctrine of lapse। तो इस तरह से इन लोगों ने सातारा, नागपुर एंड झांसी, इनकी यहाँ पे भी जो संस्थानें थी उनके ऊपर भी अपना कब्जा कर दिया। Due to the policies of Dalhousie, the Indians did not consider the British as trustworthy। और ये सब देखने के बाद ये जो इंडियन लोग थे उन लोगों को जो ब्रिटिश लोगों के ऊपर का जो भरोसा था वो कम होने लगा था कि ये लोग बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। डिसकंटेंट अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स। अभी इंडियन सोल्जर लोगों में क्यों डिसकंटेंट हो गया, असंतोष हो गया। द इंडियन सोल्जर वाज गिवन लो स्टेटस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। अभी वहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे वो हमारे इंडियन सोल्जर्स को ना बहुत ही लो स्टेटस में रखा था उन लोगों ने। दे कुड नॉट गेन एनी पोस्ट हायर देन द सूबेदार। अभी अंडरलाइन करना इसको, ये इम्पॉर्टेंट है पैराग्राफ। तो उनका वो लोग कभी प्रमोशन नहीं करते थे, ठीक है। दे कुड नॉट गेन एनी पोस्ट हायर देन द सूबेदार। सूबेदार उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाता था, उसके आगे उन लोगों को प्रमोशन नहीं देते थे। दे वेर पेड लेस, उनको सैलरी भी कम देते थे कंपेयर्ड टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिश सोल्जर के कंपैरिजन में उन लोगों को वो लोग सैलरी भी कम देते
थे। अगर ब्रिटिश लोगों को वो लोग 10,000 सैलरी देते रहेंगे तो इंडियन जो होते थे उन लोग को 2,000 रुपये ही देते थे। द अलाउंस वेयर ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। उनको जो अलाउंस होते ना, वो भत्ता देते हैं ना, वो भी उन लोगों को बहुत ही कम देते थे। ड्यू टू दीज रीजन्स, इस कारण देर वॉज ग्रोविंग डिसकंटेंट अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर में बहुत ज़्यादा असंतोष निर्माण हो गया था। अभी इमीडिएट कॉज यानी तात्कालिक कारण। In 1856, the British provided long Enfield rifles to the Indian सिपाहीज। अभी 1856 में उन लोगों ने इंडियन सिपाही लोगों को बड़ा वाला लंबा वाला राइफल दिया। द सिपाही वेर रिक्वायर्ड टू बाइट द एंड ऑफ द कार्ट्रिजेस। अभी देखो, वो उस समय में जो बंदूक होती थी ना, वो बंदूक का जो कार्ट्रिज होता था, वो गोली में बंदूक में गोली डालने के पहले उसकी जो कार्ट्रिज होती है ना, उसको दांत से पहले तोड़ना पड़ता था, फिर उसको उसमें डाल सकते थे। वो जो बंदूक होती थी ना, उन लोगों को उसका जो कवर होता था कार्ट्रिज, उसको मुंह से निकालना पड़ता था वो कवर को। तो वो जो कार्ट्रिज होती थी ना, वेर स्मेयर्ड इन द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग। तो वो जो कार्ट्रिज होती थी ना, वो गाय या फिर जो डुक्कर होता है ना, उसके चर्बी लगाई जाती थी ऊपर की तरफ। देखो, यानी कितना घिनौना काम करते थे ये लोग। पिग और काव का फैट लगाया हुआ होता था उसके ऊपर, और उसे ही उन लोगों को मुंह से निकालने के लिए कहते थे वो लोग। ड्यू टू दिस द रिलीजियस sentiments of Hindu and Muslim सिपाहीज were hurt and made them unhappy। इस वजह से हिंदू और जो मुस्लिम सिपाही लोग थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी भी थे और हर्ट भी थे। ठीक है, देखो कितना क्या क्या किया है इन लोगों ने हम लोगों के साथ। और कौन है जो बोलता है कि ब्रिटिश लोग थे वो बहुत अच्छे थे? तो ज़रा हिस्ट्री पढ़ लेना भाई, तो पता चलेगा आप लोगों को कि क्या क्या किया था उन्होंने। ये मुझे एक कमेंट आया होता, उसके बारे में बता रही मैं। ठीक है, द आउटबर्स्ट डिसिप्लिनरी एक्शन वॉज टेकन ऑन दोज सिपाहीज who refused to use the smeared cartridges and were given severe punishment। अगर जो भी सिपाही उसके खिलाफ जाता था कि भाई हम लोग इसको मुंह में डालकर नहीं ये करेंगे, तो उन्हें बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दिया जाता था। मंगल पांडे फ्रॉम बराकपुर कैंटोनमेंट शॉट an English officer as a reaction to unjust nature of British officers। अभी ये जो मंगल पांडे जो थे वो ब्रिटिश बराकपुर छावनी में उनकी ड्यूटी थी, तो उन्होंने इस रूल के अगेंस्ट में जाकर एक ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर गोली चला दी थी। मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड टू डेथ। और इस तरह से मंगल पांडे को अरेस्ट किया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। दिस न्यूज स्प्रेड लाइक फायर। और ये जो न्यूज थी वो आग की तरह फैल गई। द एंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन सिपाहीज एट मीरठ टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड मार्च्ड टुवर्ड्स दिल्ली। और ये जो दूसरे जो सिपाही लोग थे उन लोगों ने इसके खिलाफ उठाव किया और उसके बाद उन लोगों ने मेरठ से दिल्ली तक मार्च किया। क्यों? फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उन लोगों ने भी फिर पार्ट लिया। Thousands of Indians voluntarily joined them on the way। और जहाँ जहाँ पर वो लोग जाते थे वहाँ पर बहुत सारे जो इंडियन होते थे वो उन लोगों में जाकर मिल जाते थे और आगे बढ़ते थे।
They handed over the leadership of the freedom struggle to Mughal Emperor Bahadur Shah and proclaimed him as the Emperor of India. अभी ये जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, इसकी जो डोर थी ना, उन लोगों ने मुगल एम्परर बहादुर शाह के हाथ में दे दी और उसे इंडिया का एम्परर घोषित किया। स्कोप ऑफ द स्ट्रगल, अभी ये जो स्ट्रगल था वो किस तरह से बढ़ते गया। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ सिपाहीज इंक्रीज्ड विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली। जैसे ही दिल्ली उनके कब्जे में आ गई तो उनका जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया। इट ऑल्सो गेव इंस्पिरेशन टू अदर सोल्जर्स, और इससे जो दूसरे सोल्जर लोग थे उन लोगों को भी इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणा मिली। द रिवोल्ट सून स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया, और ये जो रिवोल्ट था, ये जो उठाव था, वो जल्दी ही नॉर्थ इंडिया में भी फैल गया। द इंडियन सोल्जर्स रिवोल्टेड द कैंटोनमेंट फ्रॉम बिहार टू राजपूताना। द रिवोल्ट स्प्रेड इन लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली एंड झांसी। तो इस तरह से ये जो उठाव था वो बढ़ते गया। लेटर इट स्प्रेड्स टू साउथ इंडिया। इन द रिवोल्ट छत्रपति प्रताप सिंह of Satara and his officer Rango Bapuji, Chima Saheb of Kolhapur, Pala Saheb Bhave of Nargund, Bhagoji Naik of Ahmednagar were in the forefront. तो इन लोगों ने उसमें लीडिंग किया हुआ था। रॉयल क्वींस ऑफ पैथ Surgana from Nashik district and participated in the struggle. जो रॉयल क्वींस भी थी उसने भी इसमें पार्ट लिया था। अंडर द लीडरशिप ऑफ काजर सिंह, तो उनका जो लीडर कौन था, तो काजर सिंह के लीडिंग में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। द भील्स रिवोल्टेड वेयर एज Shankar Shah led the revolt in Satpura region. 400 female Bhils participated in the revolt at Khandesh. अभी भील्स यानी कौन मालूम है तुम लोग को? भील्स लोग जो होते हैं ना, जो जंगल में वो भाला वगैरह लेकर घूमते हैं, वो शिकार वगैरह करते हैं, तो उन लोगों को भील्स कहा जाता है। तो उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था इस फाइट में। ओके, लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल ड्यूरिंग द 18th CA, आफ्टर द weakening of Mughal Empire, invaders like Nadir Shah, Abdali attacked India. अभी 18th सेंचुरी में जैसे ही मुगल एम्पायर कमजोर हो गया है, ऐसे पता चलते ही इन्वेडर्स लाइक नादिर शाह जो था उसने क्या किया, अब्दाली पर अटैक किया। द मराठास अंडरस्टूड दैट मुगल एम्पायर कैन नॉट react to these foreign invasions and took up the responsibility of safeguarding India. फिर ये जो हमारे मराठास थे उन लोगों को समझ में आ गया कि ये जो मुगल है भाई, वे लोग उसके खिलाफ फाइट नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों ने उनके साथ फाइट करने की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मराठास लोगों ने ले ली इंडिया को बचाने की। द मराठास फॉट अगेंस्ट अब्दाली एट पानीपत फॉर द सेम रीजन। तो मुगल की जगह पे जो मराठास थे वो लोग अब्दाली के खिलाफ पानीपत में लड़े थे। इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, द descendant of Mughals, Bahadur Shah was incapable of fighting against the British. तो ये जो मुगल में का जो बहादुर शाह था वो ब्रिटिश लोगों से फाइट करने के लिए कैपेबल नहीं था। अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन, नाना साहेब पेशवा
Rani Lakshmibai of Jhansi and Tatya Tope took up the charge of the freedom struggle of 1857. जैसे उन लोगों को पता चला कि ये जो बहादुर शाह है वो ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं लड़ पाएगा, तो ये समझते ही नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड तात्या टोपे जो थे, इन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल का जो चार्ज था वो 1857 को अपने हाथ में लिया. इट अफेक्ट कुड बी सीन ऑन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन दिस स्ट्रगल. और इसमें ही हम लोग को हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी दिखाई देती है. मौलवी अहमद अल्लाह कुंवर सिंह मौलवी अहमद अल्लाह कुंवर सिंह, मुगल कमांडर बख्त खान, बेगम हजरत महल led the revolt in various regions. The nature of revolt in Delhi, Kanpur, Lucknow, Jhansi, West Bihar was more fierce. तो इन जगहों पर ये जो रिवॉल्ट था, ये जो उठाव था, वो बहुत ही ज़्यादा तेज था. ठीक है. और इसके आगे जो है अभी क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल, तो ये मैं आप लोगों को सिखाती हूँ अगली वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग पहले का जो लेसन है उसको प्लीज़ समझ कर रखिएगा. पार्ट 1 में मैं इसे भी अपलोड करती हूँ. ठीक है. और मैंने कोशिश की है आप लोगों को पूरा आसानी से एक्सप्लेन करने की. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ओके. चलो फिर अभी मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.